बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए आज जो है नया टॉपिक है। इन्फ्लेमेशन के हवाले से हम बात कर चुके हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों के हवाले से बात हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जब ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई डैमेज हुआ, किसी किस्म का असॉल्ट हुआ, बॉडी के ऊपर डैमेज हुआ, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो एंड है, जो हम हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो क्या है कि रिपेयर होनी चाहिए, कि वो टिश्यू जो है वो अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है रीजनरेशन एंड रिपेयर। रीजनरेशन और रिपेयर के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो पहले एक दो चीज़ें हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद हम इस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो किस तरह से कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं और सेल साइकिल क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल की, कि व्हाट इज अ सेल साइकिल। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल बनता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक डेफिनेटिव पीरियड होता है। उस पीरियड तक वो अपनी जिंदगी मेंटेन करती है और उसके बाद वो सेल जो है उसकी किलिंग हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर बात की थी कि अगर किसी सेल का टाइम पूरा हो जाता है तो इसकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और वो प्रोग्राम डेथ क्या कहलाती है? अपोप्टोसिस कहलाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस भी होगा जिसके नतीजे में सेल्स बनते भी होंगे। ठीक है जी। तो दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज अ सेल साइकिल। अच्छा, ये जो सेल साइकिल है, इसके कुछ फेजेस हैं जिनके अंदर ये डिवाइड होती है। ठीक है। सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें तो सेल साइकिल की जो पहली जो फेज है, वो जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल साइकिल जो है कुछ फेजेस में डिवाइडेड है, जो कि 4 फेजेस कहलाते हैं। जो पहला फेज है, सपोज ये कर रहे हैं हम कि सेल बन गया, और सेल बनने के बाद डॉटर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। आपको मालूम है, माइटोसिस में भी म्यूसिस में भी दोनों में डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं। वो ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो छोटे होते हैं साइज में। जो पेरेंट सेल होता है उसके मुकाबले में ये छोटे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको अडल्ट सेल बनने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? उसको साइटोप्लाज्म चाहिए होगा, उसको ऑर्गेनील्स चाहिए होंगे, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी, और जो फूड कंडीशन है उसकी स्टोरेज की जरूरत होगी। तो ये वो टाइम है जिसको हम जो जीवन फेज है, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से इट एज पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस होने के बाद जो है वो ये फेज आता है। ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज। अच्छा, इसके अलावा इसको, क्योंकि इसके आगे एक और जो फेज है उसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, तो हम इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्री सिंथेटिक फेज। तो जीवन जो फेज है, इसको हमने दो नाम दिए हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है काम क्या हो रहा होता है कि जीवन फेज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए, एंड दैट ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 8 आवर्स। ठीक है जी। तो 8 आवर्स का जीवन फेज होता है, और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि आपके जो सेल है वो अपना साइज गेन करता है। डॉटर सेल साइज गेन करता है, नंबर 1। नंबर 2, अपने ऑर्गेनील्स की तादाद को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, और एंड इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स व्हाट यू से इज द ऑर्गेनील्स। ठीक है। इसके अलावा इट स्टोर्स फूड मटेरियल एंड इट स्टोर्स एनर्जी, बनाता जाता है और उसको स्टोर करता जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द जीवन फेज। अच्छा, अब ये जो 8 घंटे की जो मैंने बात की है, इसके लिए फर्स्ट वी विल डिस्कस अनदर थिंग, कि हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स कितने हैं। ठीक है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप जो है वो बहुत आराम से जो सेल साइकिल है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ सेल्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 जो टाइप है उसको कहते हैं हम लेबाइल सेल। दूसरा जो टाइप है सेल का वो कहलाता है स्टेबल सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज नोन एज
परमानेंट सेल, ठीक है जी। लेबाइल सेल को दूसरा नाम जो हम देते हैं, लेबाइल सेल को दूसरा नाम जो हम देते हैं वो है कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या है कि जब से इंसान पैदा हुआ है और जब तक मर जाएगा उस वक्त तक ये जो सेल्स हैं, जो इस कैटेगरी के सेल्स हैं, वो डिवाइड करते रहेंगे थ्रू आउट लाइफ, ठीक है जी। इसके अंदर आपके एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं, आपके ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली जो डिवाइड कर होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो आपके यूजुअली इस कैटेगरी में आते हैं। तो ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है जी, सेक्स सेल्स हो गए, और उसके अलावा एपिथेलियम, वो तमाम की तमाम एपिथेलियम जो रिन्यू करती है, तो तमाम की तमाम एपिथेलियम जो है वो लेबाइल सेल्स में आ जाती है। अच्छा, यूजुअली इनके डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं, होते भी होंगे, लेकिन जो एक कॉमन टाइम ड्यूरेशन हमें पता चला है वो टाइम ड्यूरेशन है जो अभी मैं आपको सेल साइकिल में बताऊंगी, जिसमें मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जो G1 फेज है वो 8 आवर्स का होता है। तो उसको हम आगे लेके चलेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये डिफरेंट जो सेल्स हैं इनकी लाइफ स्पेन चलता है। अच्छा, तो लेबाइल सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। स्टेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं दैट डू नॉट डिवाइड रेगुलरली। दे डू नॉट डिवाइड रेगुलरली। इसका मतलब क्या है कि डिवाइड कर सकते हैं बट रेगुलरली डिवाइड नहीं करते हैं। जब इनकी डिवीजन की जरूरत होती है ये तब एक्टिव हो जाते हैं, डिवाइड करते हैं और दोबारा से अपनी डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। देयरफॉर दीज आर नोन एज स्टेबल सेल्स। अच्छा, ये जो आपकी जो स्टेबल सेल्स हैं इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं जो लिवर, किडनी और पैनक्रियास के जो पैरेन्काइमल सेल्स के जो ग्लैंड्स के जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं वो आ जाते हैं इसमें किसमें, स्टेबल सेल में आते हैं। और उसके अलावा फिर आपके जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं या जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, दे आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ स्टेबल सेल्स। इसके अलावा वेस्क्यूलर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, यानी जो आपकी जो ब्लड वेसल है वो उसके अंदर जो मौजूद होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स हैं, वो यूजुअली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। यानी अगर वेसल को डैमेज हो गया है तो दे विल मल्टीप्लाई एंड दे विल अंडरगो सेल डिवीजन, और उसके बाद फिर वो जब ब्लड वेसल नॉर्मल हो जाएगी तो वो दोबारा से डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे। तो दीज आर दी स्टेबल सेल्स। परमानेंट सेल्स जो हैं इनको हम नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम ड्यूरेशन है इनका, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है जब तक ये डिवाइड कर सकते हैं। जब वो टाइम ड्यूरेशन, फिक्स टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इनकी डिवीजन रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सेल्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ये मल्टीप्लाई करते होंगे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो आफ्टर बर्थ जो एक ग्रोथ का फैक्टर होता है, जो स्पीडी ग्रोथ हो रही होती है बच्चों की, उसके टाइम पे जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टाइम आता है जब वो मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। द मिनट दैट मल्टीप्लिकेशन स्टॉप्स, उसके बाद ये सेल्स अपनी डोमिनेंट कंडीशन में फॉर होल ऑफ देयर लाइफ चले जाते हैं। उसके बाद ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जब ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये हुआ कि इनमें डिवीजन नहीं हो सकती। तो दीज आर दो सेल्स व्हिच आर परमानेंट इन नेचर, दे can never divide. And example of these cells are skeletal muscles. आपको अभी अगर जैसे skeletal muscle है, बाजू पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, आपके मसल को कोई डैमेज हो गई है, तो वो एक दफा जो डैमेज होगी तो उसका मतलब ये है कि आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो इनकेपेबिलिटी है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि skeletal muscles रीडिवाइड नहीं करते। इसी तरह से आपके जो कार्डिक मसल सेल्स हैं, अभी तक सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि शायद उसके हार्ट मसल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से उसको हम जो है वो आर्टिफिशियल कार्डिक मसल फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो भी अंडर एक्सपेरिमेंटेशन है। लेकिन यूजुअली कार्डिक मसल्स डिवाइड नहीं करते। और जो तीसरी मेजर क्लास है इन सेल्स की जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हैं, वो आपके नर्वस टिश्यू है या आपका न्यूरो
न्यूरॉन है, आपका न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करेगा। एक दफा कट गया तो परमानेंट डैमेज होती है। आपको मालूम है कि अगर किसी भी किस्म का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उसमें कभी भी डिवीजन नहीं होती, इसलिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां होती हैं वो थ्रू आउट लाइफ होती हैं। से फॉर एग्जांपल न्यूरॉन कट गई, बैकबोन में कोई नुकसान हो गया, उसकी वजह से बंदा अपाहज हो गया है, तो वो ठीक नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता ठीक। क्यों? इसलिए कि उसके न्यूरॉन्स को परमानेंट डैमेज हुई है और न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। ठीक है जी, तो ये कि वो रिपेयर करेंगे लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे। सो कमिंग बैक टू आवर सेल साइकिल, तो हमने जो भी पहली जो स्टेज की है सेल साइकिल की, वो की है G1 फेज, और G1 फेज का मतलब है गैप 1 फेज, यानी दिस इज द फर्स्ट गैप ऑफ द सेल साइकिल, जिसको हम G1 फेज कह रहे हैं। ये 8 आवर्स की होती है। इसका दूसरा नाम पोस्ट माइटोटिक फेज भी हो सकता है या प्री सिंथेटिक फेज भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो सेल साइकिल है उसका जो सेकंड फेज होता है, इसका जो सेकंड फेज होता है इसको हम कहते हैं एस फेज। ठीक है जी, ये जो एस फेज है, एस इज द नेम स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। ठीक है जी, एस फेज है। नाउ दिस एस फेज अगेन इज ऑफ 8 आवर्स। ठीक है जी, एस फेज में क्या हो रहा है कि आपकी सिंथेसिस हो रही है, नाम से जाहिर है सिंथेसिस हो रही है। किस चीज की सिंथेसिस होगी? हम समझ सकते हैं कि एक सेल है जो कि डिवाइड होने के लिए जा रहा है, तो सिंथेसिस से मुराद क्या हो गया? रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है जी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक सेल है, उसके डबल सेल्स बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो डबल हो जाएंगे। डबलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स along with doubling of the centriole। आपको मालूम है कि सेंट्रियोल एक ही पेयर होता है जो कि एक अपर पोल के ऊपर, सेल के न्यूक्लियस के अपर पोल के ऊपर अटैच्ड होता है। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस सेंट्रियोल की भी रेप्लिकेशन होती है, उसी तरह से होती है जिस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड्स की हो रही होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 8 घंटे में तकरीबन होता है। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम है कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है, इट हैज 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 10⁻10 की एक स्ट्रैंड है, उसी तरह की 46 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तमाम का तमाम जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये 8 घंटे लेता है। किसमें लेता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात करें कि कंटिन्यूसली डिवीजन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग या लेबाइल सेल्स की डिस्कशंस कर रहे हैं कि ये वो सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली अंडरगो कर रहे हैं सेल डिवीजन की। तो उनके हमारे पास टाइम फ्रेम्स मौजूद हैं कि वो किस तरह से सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस इज योर सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज 8 आवर्स का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है आपके डीएनए की, और उसके अलावा रेप्लिकेशन हो रही होती है आपके सेंट्रियोल की, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए एट द टाइम ऑफ माइटोसिस। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। जो आपके पास जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, ये नेक्स्ट फेज जो आपके पास आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं G2 फेज। दिस इज योर G2 फेज। G2 फेज जो है गैप यानी सेकंड गैप फेज है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं G2 फेज। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स में अगेन हर टाइप के सेल्स का अपना G2 फेज हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो रिसर्च के से जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का जो हमारे पास जो एक राउंड अबाउट एवरेज G2 फेज का जो टाइम ड्यूरेशन आया है वो है 4 आवर्स। ठीक है जी, इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है।
ठीक है जी। प्री माइटोटिक फेज कहा जाता है, यानी इसके बाद माइटोसिस हो रही होती है। तो अगर इसके बाद माइटोसिस होनी है एंड दिस इज द गैप बिटवीन सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल दैट इज माइटोसिस, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो गैप है इसका कुछ स्पेसिफिक काम होगा। और इसका काम क्या है बेसिकली कि ये एनर्जी बना के स्टोर करता है। आपको मालूम है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड लग रहा होता है, या जो जो एक एक स्टेप पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, 27 किलो कैलोरीज की एनर्जी रिलीज होती है उस एक बॉन्ड के ब्रेक होने से, और उस एक बॉन्ड के ब्रेक होने से कोई एक स्टेप कंप्लीट होता है। तो अगर मल्टी स्टेप मैकेनिज्म मल्टीपल ऑर्गन मल्टीपल स्टेप के एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की स्टोरेज की जरूरत होती है। तो जो गैप टू जो सेकंड गैप फेज होता है उसके अंदर सेल अपनी पूरी जो एनर्जी होती है वो पूरी उसमें लगाता है कि वो तमाम के तमाम जितनी भी एनर्जी है उसको बना सके और बनाकर स्टोर कर सके। सो बेसिकली ये काम होने के बाद अगला जो फेज होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जो फाइनल फेज आता है वो आता है एम फेज। एम फेज आता है, और एम फेज एज यू नो अभी जो हम बात करके बैठे हैं माइटोटिक फेज। ये जो है ये 30 मिनट्स का होता है। ठीक है जी। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको मालूम है कि सेल डिवीजन हो रही होती है, और इस सेल डिवीजन के नतीजे में आपको न्यू डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ये बेसिकली आपका जो ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि सेल साइकिल का है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको आगे हर जगह ये काम आने वाला है। वो किस तरह से काम आने वाला है कि ये तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स की। आगे जो आपके जो स्टेबल सेल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ऑब्वियसली परमानेंट सेल्स तो सेल डिवीजन करते ही नहीं है, लेकिन कैंसर सेल्स की डिवीजन कैसे होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो कि हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात याद रखिएगा कि माइटोसिस हो जाती है। अच्छा, इस माइटोसिस के नतीजे में एज यू वेरी वेल विल अप्रिशिएट, ऑब्वियसली हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब ये जो दो डॉटर सेल्स हैं इनका जो फेट है वो क्या है कि ईदर दे विल बी गोइंग अनदर डिवीजन और दे मे लीव द सेल साइकिल। ठीक है जी। तो if they are going again in the cell cycle, obvious ही बात है कि ये सेल साइकिल के अंदर जो डॉटर सेल है ये एंटर हो जाएगा, और ये जो 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 सर्कुलर जो मोशन है जो सेल की डिवीजन की ये कंटिन्यूसली रहेगी। लेकिन कुछ सेल्स जो कि पहले इस प्रोसेस में थे इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट में, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग की कैटेगरी से निकल गए हैं, तो दे ईदर हैव टू काइंड्स ऑफ थिंग्स कि माइटोसिस होने के बाद ये जो नया सेल बना है ये एक और फेज में जाता है, जी नॉट फेज। ठीक है जी। ये दिस इज द जी नॉट फेज या जी जीरो फेज, एंड दिस इज द टाइम व्हेन सेल बिकम्स डॉर्मेंट। ठीक है जी। जी नॉट फेज के अंदर सेल्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, और ये दो अगेन कंडीशंस में चाहेंगे, या तो ये चले जाएंगे परमानेंट वैरायटी। ठीक है जी। तो परमानेंट वैरायटी की जो ये जो बैक जाने की जो सलाहियत है, ये वाली जो सलाहियत है कि ये दोबारा से सेल साइकिल में एंटर हो सकते हैं, ये खत्म हो जाती है। ठीक है जी। ये वो सेल्स हैं, दीज आर दो सेल्स विच विल नेवर अंडरगो सेल साइकिल। ठीक है जी। तो ये आइदर डोरमेंट कंडीशन में जाने के बाद सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द परमानेंट सेल कैटेगरी। परमानेंट सेल कैटेगरी की वापस सेल साइकिल में एंटर होने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जो दूसरा टाइप है वो क्या है कि ये जो आपके जो सेल्स हैं दे विल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्टेबल सेल्स। ठीक है जी।
these cerebral cells has the capability to re-enter cell cycle. ठीक है जी, but they need appropriate stimulus and support mechanism. ठीक है जी, ये क्या हुआ, डोमिनेंट कंडीशन जी नॉट फेज में सेल डोमिनेंट कंडीशन में चला गया, आइदर स्टेबल सेल होगा या परमानेंट सेल होगा। परमानेंट सेल्स बिल्कुल सेल डिवीजन में नहीं जा सकता, स्टेबल सेल जा सकता है, अप्रोप्रिएट स्टिमुलस होंगे, प्रॉपर फंक्शनल कंडीशंस होंगी, उसमें ये सेल दोबारा से सेल डिवीजन के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक कोई बात जो चीज जो समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई चीज जो प्रॉपरली समझ में ना आई हो। ठीक है जी, अच्छा अब जब हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन और रिपेयर की, तो अब यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली समझ लें, रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, दोबारा से फॉर्मेशन होना, यानी नए सिरे से बनना किसी भी चीज का, नए सिरे से बनना। ऑब्वियसली किसकी प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई भाई, लेबाइल सेल्स विल अंडरगो रीजनरेशन। ठीक है जी, तो जो आपकी जो सेल्स हो गए उनमें लेबाइल सेल्स जो हैं वो रीजनरेशन करवाते हैं। ठीक है जी, रीजनरेशन होने के बाद अब जो दूसरा जो प्रोसेस है वो है रिपेयर। रिपेयर के अंदर क्या है कि इस कंडीशन को कहते हैं हम फाइब्रोप्लेजिया। क्या कहलाता है, रिपेयर को हम फाइब्रोप्लेजिया भी कहते हैं। ठीक है जी, फाइब्रोप्लेजिया, प्लेजिया मींस फॉर्मेशन, फाइब्रो मींस फाइबर। ठीक है, तो ये जो रिपेयर है दैट इज कैरीड आउट बाय फॉर्मेशन ऑफ या लेइंग डाउन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जब भी आपने देखा होगा जो डीप वुंड होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं, उनका जो नॉर्मल जो स्किन टोन है उससे के मुकाबले में डिफरेंट कलर होता है। वजह क्या है कि वो जो पूरा का पूरा जो जख्म है वो फाइब्रोप्लेजिया की वजह से भर रहा होता है। तो फाइब्रोप्लेजिया की वजह से भर रहा होता है, तो चूंकि कोलेजन फाइबर्स डार्क इन कलर होते हैं और बहुत ज्यादा उस जगह पे आए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से कलर डार्क हो जाता है। आपने नोट किया होगा वो जो पीरियड ऑफ टाइम वो जो जख्म है वो ऐसा ऐसा करके उसका रंग हल्का होता चला जाता है। तो क्यों होता है कि जब टिश्यू रिपेयर होने के बाद टिश्यू मजबूत हो जाता है और उसके दोबारा डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो जो एक्सेस फाइबर होता है उसको काट के डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो उसके नतीजे में जैसे 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 फाइबर्स की तादाद कम होती जाती है, जख्म का जो कलर है वो हल्का होता चला जाता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस। तो अब क्या हो गया कि जो रिपेयर है बेसिकली फाइब्रोप्लेजिया, ये इन दोनों टिश्यूज के अंदर हो रहा होता है। ठीक है जी, स्टेबल सेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल सेल है वो है फाइब्रोब्लास्ट। ये आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, जिसका काम क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स की रिलीज करना और उसके अलावा फाइबर की फॉर्मेशन करना, यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स की प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कर रहे होते हैं। सो ये जो आपकी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं इनका स्टेबल ये स्टेबल कंडीशन में रहते हैं यूजुअली सॉरी स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, और जब भी जरूरत होती है यानी किसी किस्म की कोई इंजरी होती है तो इनको एक प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है, और प्रॉपर स्टिमुलस के नतीजे में ये जो है वो सेल साइकिल के अंदर एंटर होते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे सेल्स मिलके जो है वो फाइबर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपको जो टिश्यू रिपेयर जो है वो फाइब्रोप्लेजिया के फॉर्म में होती है। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये जो सेल्स हैं जो कि स्टेबल सेल्स हैं, जो कि सेल डिवीजन में जा रहे हैं, परमानेंट सेल्स तो सेल डिवीजन में जा ही नहीं रहे ना, या तो ये तो कंप्लीट लॉस करेंगे, लॉस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लॉस होगा अगर इधर डैमेज होती है तो, लेकिन इसके बाद भी जो थोड़ी बहुत जो अगर रिपेयर होगी तो वो ऑब्वियसली वो रिपेयर होगी। और आपको मालूम है कि फाइब्रोप्लेजिया के नतीजे में भी फंक्शनल लॉस होता है। सो रिपेयर फाइब्रोप्लेजिया होगा परमानेंट सेल्स में, लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लॉस होगा।
स्टेबल सेल्स के अंदर पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो सकता है, पार्शियल बहुत ही पार्शियल, लेकिन जो आपकी जो लेबाइल सेल्स या कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जहाँ पे रीजनरेशन होती है, वहां पे कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल ग्रोथ होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है ऑन सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है जी। तो इट इज रिवील्ड बाय द रिसर्चर्स दैट ग्रोथ फैक्टर्स जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, दे इंड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, और उसके नतीजे में फिर सेलुलर ग्रोथ होती है। these chemical substances जो कि growth factors हैं, ये क्या कहलाते हैं? collectively these growth factors which help in the cell division are known as proto oncogenes। ठीक है जी, these are known as प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कभी कभी इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के डीएनए के अंदर अगर डैमेज हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो this is the very easiest form of transformation. These proto-oncogenes are transformed due to some kind of mutation, some kind of injury, या some kind of radiation exposure या chemical exposure, जिसके नतीजे में proto-oncogenes are very easily converted into oncogenes. And these are oncogenes which leads to and which contribute in the uncontrollable growth of cancers। ठीक है जी। सो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं, इनके ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन इज कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स, और उसके नतीजे में कैंसर फॉर्मेशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इसके। ठीक है जी। तो ये कैंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, जो सेल्यूलर ग्रोथ होती है वो 3 तरह की जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है जी। जो आपकी जो सेल्यूलर ग्रोथ है, दैट रिस्पॉन्ड्स टू 3 टाइप ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स। ठीक है जी। जो पहला, अच्छा तो पहले इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि दीज आर द ग्रोथ सिग्नल्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। ग्रोथ सिग्नल्स 3 तरह के होते हैं जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला जो ग्रोथ सिग्नल है, दैट इज योर ऑटोक्राइन ग्रोथ सिग्नल। ऑटोक्राइन ग्रोथ सिग्नल क्या है कि जो सेल है उसको उसी का अपना सेल्यूलर जो ग्रोथ फैक्टर है वो उसको हेल्प कर रहा है, सेल्फ एक्टिवेशन। ठीक है जी। उसके बाद आता है पैराक्राइन। एक्टिवेशन, पैराक्राइन एक्टिवेशन से मुराद क्या है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 4-5 सेल्स हैं। एक मिनट ठहरिएगा। सपोज ये 4-5 सेल्स हैं जो इसकी सराउंडिंग में ही मौजूद है। ग्रोथ सिग्नल किसको मिलना है? ग्रोथ सिग्नल किसको मिलना है? इस सेल को। ठीक है जी। इस सेल को ग्रोथ सिग्नल मिलना है। तो अब क्या होगा कि जो बाकी के जो इसकी जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो इसके ऊपर ग्रोथ सिग्नल्स रिलीज करेंगे इसके लिए, यानी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेंगे। तो ये बिल्कुल चूंकि इसके इमीडिएट विसिनिटी के अंदर मौजूद है, तो दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग
is known as paracrine signaling, यानी from neighboring या surrounding cells. ठीक है जी, दिस इज नोन एज योर सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ सिग्नलिंग, जो कि पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है, यानी बिल्कुल चारों तरफ ही मौजूद है, करीब करीब एरिया के अंदर सेल्स मौजूद हैं, बल्कि उसी एरिया में जो उसकी जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसके नतीजे में जो है वो ग्रोथ का मैकेनिज्म हो रहा है. थर्ड टाइप इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाली बात, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि एंडोक्राइन जो सिग्नलिंग होती है, यहाँ पे आसान अल्फाज में हम ये कह के फारिग हो सकते हैं कि जी द सिग्नलिंग that is from the hormones which are produced in the endocrine glands. लेकिन बेसिकली एंडोक्राइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the target cell and the cell releasing that commanding hormone have a very huge difference of places between them. यानी कि से फॉर एग्जांपल आपका जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है वो हेड के अंदर है, और आपका जो सेल है जो उस सब हार्मोन को रिस्पॉन्ड करने वाला है वो आपके फुट में पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ऑल द वे वो पूरा का पूरा जो टाइम मतलब वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो जो केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द हेड टू द फुट वो जो पहुंचेगा, दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग या दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज द एंडोक्राइन एक्टिविटी. यानी किसी भी सब्सटेंस का जो रिलीज साइट है वहां से ऑल द वे ट्रेवल करके डिस्टेंट ऑर्गन तक जाता. जोर किस पे हुआ? डिस्टेंट ऑर्गन पे. ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी डिस्टेंट ऑर्गन की जगह हम कह सकते हैं डिस्टेंट सिग्नलिंग. डिस्टेंट सिग्नलिंग या डिस्टेंट एक्टिवेशन, दिस इज एंडोक्राइन एक्टिवेशन. अच्छा, अब ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये किसी ना किसी जाके सरफेस पे बाइंड करेंगे और फिर रिसेप्टर एक्टिविटी करके और फिर अपना जो कमांड है उसको फुलफिल करवाने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास आपको मालूम है कि आप लोग ऑब्वियसली थर्ड ईयर में हैं तो यू probably know the different type of cellular receptors जिनके ऊपर जाके आपकी ड्रग्स बाइंड करती हैं. बिल्कुल उसी तरह वही से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके जो है इस तरह के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. तो आपके पास फिर आपको मालूम है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी किस्म का केमिकल जो रिलीज होता है उससे जो बाइंड करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है जी, जो रिसेप्टर टाइप नंबर 1 है वो कहलाती है सरफेस रिसेप्टर्स. और ये सरफेस रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि ये सरफेस पे सेल के सरफेस पे अटैच होते हैं, यूजुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनको आने वाला जो लाइगेंड होता है वो भी यूजुअली प्रोटीन इन नेचर होता है, और वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कंफर्मेशनल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर टेक्स प्लेस. उसके नतीजे में सेकंड मैसेंजर होता है, जो कि आपको मालूम है सेकंड मैसेंजर सिस्टम है. सेकंड मैसेंजर बनता है and this second messenger obviously help to fulfill the activities of the cell. ठीक है जी, second type of के जो receptors हैं these are known as intracellular. Intracellular receptors, these are of two types, intracytoplasmic and intranuclear. ठीक है जी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंड इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की एग्जांपल में अभी तक तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड की जो एग्जांपल है वही है, यानी T3 एंड T4. इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स में आपके पास सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं. ठीक है, या एनी फैक्टर दैट हैज अ लिपिड बैकबोन यूजुअली, या कोलेस्ट्रॉल का बैकबोन अगर है
तो वो यूजुअली जो है वो इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर्स को के साथ काम कर रहे हैं। लाइक आपके पास स्टीरॉयड बैकबोन का विटामिन डी है, तो विटामिन डी भी स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और फिर अपनी जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करवाता है। बाकी के जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स रह जाते हैं हमारे पास, वो तमाम के तमाम, और इसी तरह से जितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर है, वो तमाम के तमाम जो है वो बाइंड करते हैं सरफेस रिसेप्टर्स के साथ, और सरफेस रिसेप्टर्स जो है वो सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू जो है वो सेल्यूलर एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। हम चूंकि ये मैकेनिज्म पहले डिस्कस हुआ है, हम जो इनकी जो मेजर कैटेगरीज हैं उनको सिर्फ जनरली डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो हम अब फॉर एग्जांपल ये तो हम बता चुके ना कि इंट्रान्यूक्लियर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इसका वो एक ही तरीका है कि जी रिसेप्टर मौजूद होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसकी जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है वो ओपन हुई हुई होती है, उसके साथ जाके लाइगेंड बाइंड कर जाता है, उसके नतीजे में जो है वो ये जो रिसेप्टर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है वो जो न्यूक्लियर डोमेन के ऊपर जो उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो ओपन हो जाती है, वो अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाता है, एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, वो जाता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाता है, और उसके नतीजे में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो सेल्यूलर एक्टिविटी करवा देते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जो स्टीरॉयड हार्मोन्स वाला जो काम है वो ये कि हार्मोन्स एंटर होते हैं, साइटोप्लाज्म से भी एंटर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म से पास होकर न्यूक्लियस में एंटर होते हैं, रिसेप्टर उनका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, वहां जाते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं, अगेन दे ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो फिर अगेन क्या करते हैं कि जो सेल्यूलर एक्टिविटी है, न्यूक्लियर एक्टिविटी है, वो कंप्लीट करा देते हैं। अच्छा, तो जो हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे, जो इस तरह से ही होता है, तो अब जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो सरफेस रिसेप्टर्स कैन देन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू 3 मेजर क्लासेस। पहली जो है जो क्लास है इसको हम ए कह देते हैं ताकि हमें जो है डिफरेंशिएशन रहे, और तो जो ए क्लास है वो है इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर्स। ये इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी रिसेप्टर्स जो हैं इनका काम क्या है कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर इनके जो हैं वो 3 डोमेन्स होते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होता है, इसका ये, उसके बाद फिर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, और इसके बाद अंदर का जो है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो इसका एंजाइमेटिक डोमेन होता है, जो कि इंट्रासेल्यूलर पार्ट होता है, ये इंट्रिंसिक होता है। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली जो एक्टिविटी होती है इसमें जो प्रोटीन होता है इसके अंदर सीरीन थ्रेओनीन काइनेज एक्टिविटी इधर पाई जाती है। इसमें फर्दर जो आपके पास जो 2 सब टाइप्स हैं वो है सीरीन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर्स एंड टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत अच्छा नाम से बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता आपके पास। सीरीन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होनी है तो कहाँ पे होनी है, ये याद रखने वाली बात है कि ये प्रोटीन है, ऑब्वियसली आपको मालूम है जो प्रोटीन है, तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि प्रोटीन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनमें सीरीन भी आता है और थ्रेओनीन भी आता है। यूजुअली जो सीरीन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन का, ये जो काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी है इसमें क्या हो रहा होता है कि कोई ना कोई जो आपके जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं उनके ऊपर फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है जी। अब अगर तो सीरीन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी वाले मतलब एक्टिविटी वाले रिसेप्टर्स हैं तो इनमें जो फॉस्फोरिलेशन होती है वो स्पेसिफिकली सीरीन मॉलिक्यूल के ऊपर होगी या थ्रेओनीन मॉलिक्यूल के ऊपर होगी। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेज एक्टिविटी है वो है प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है कि काइनेज एक्टिविटी मींस सिंपली phosphorylation of
अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है जी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर सीरीन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर है तो इसके अंदर जो फॉस्फोरिलेशन होगी वो कौन से अमीनो एसिड्स के ऊपर होगी, ईदर सीरीन पर होगी या थ्रेओनीन के ऊपर होगी। जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी होती है उसके अंदर जो फॉस्फोरिलेशन होती है वो टायरोसिन मॉलिक्यूल पे होती है। सिंपल सी बात है बस इतनी सी। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा ये जो मैकेनिज्म है इसके साथ आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो यूजुअली इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस derived growth factor, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट derived ग्रोथ फैक्टर। यूजुअली ये जो है ये वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो सेकंड आपके पास जो फर्दर जो सेकंड टाइप है जिस जो रिसेप्टर की वही जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनकी जो सेकंड टाइप है यानी बी जो है वो क्या है? इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी रिसेप्टर्स। यूजुअली यहाँ पे जैसे अभी आपको इससे पीछे वाला ये वाले जो हम बात करें इसके अंदर मैंने आपको 3 डिफरेंट कलर्स दिखाए। 3 डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है? ये तमाम सेपरेट प्रोटीन्स हैं, यानी जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन था, ये वाला जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन था वो अलग प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो था वो अलग प्रोटीन था और जो इंट्रासेल्यूलर डोमेन था वो अलग प्रोटीन था। ठीक है जी। इसमें वो आ जाते हैं आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 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 टाइप है इसमें। अच्छा इसके मुकाबले में अच्छा जी उसके मुकाबले में जब हम इसकी बात करते हैं इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये जो पूरा प्रोटीन है वो सिंगल प्रोटीन है। यानी आपका जो इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है वो जो पार्ट जो प्रोटीन का वो पार्ट जो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन के तौर पे काम करता है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के तौर पे काम करता है। जो इंट्रासेल्यूलर डोमेन होता है वो इंट्रासेल्यूलर डोमेन के तौर पे या एंजाइमेटिक एक्टिविटी के तौर कर रहा होता है और वो इंट्रासेल्यूलर डोमेन के तौर पे काम करता है। लेकिन ऑल टुगेदर ये पूरा सिंगल प्रोटीन होता है। ठीक है जी। या यूजुअली आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो और जो इंसुलिन का जो हार्मोन है जो रिसेप्टर है वो यूजुअली वो इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट साइटोकाइंस की जो रिसेप्टर सुपर फैमिलीज हैं, जितने भी साइटोकाइंस हमने अभी पढ़े थे इन्फ्लेमेशन के हवाले से, तो यूजुअली जो ज्यादातर जो साइटोकाइंस हैं उनकी जो सुपर फैमिलीज है रिसेप्टर सुपर फैमिलीज जो कहलाती हैं वो यूजुअली इस तरह के रिसेप्टर्स रखते हैं जिसमें सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है जो कि तीनों जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऊपर वाले जो कैटेगरी में हमने की थी वो तीनों एक्टिविटीज एक ही प्रोटीन कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जो तीसरा तरीका है वो जो बड़ा मशहूर जमाना किस्म का जो तरीका है जो अभी हम पहले बात भी कर रहे थे, वो गलती से मैंने ऊपर के नाम में बोल दिया था। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं ये आपको मालूम है ये किस तरह से होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये मेम्ब्रेन हो गई, ये एक रिसेप्टर पार्ट हो गया। ये जी प्रोटीन के तीन कंपोनेंट्स हो गए और उसके बाद ये एंजाइमेटिक पार्ट हो गया। ठीक है जी। यूजुअली आपको मालूम है इसके अंदर जो है वो आपके पास प्रोटीन काइनेज सी एक्टिविटी होती है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिविटी होती है। ये इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसमें आपके पास एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन,
और जितने भी कीमोकाइंस आते हैं, इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस आते हैं, वो इस कैटेगरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है जितने इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस हैं, ग्लूकागोन हो गया जो कि हार्मोन है, आपको पता है इंसुलिन के अगेंस्ट जो काम करता है, और उसके अलावा एपिनेफ्रिन, ये तमाम के तमाम इस वाले रिसेप्टर को इस्तेमाल करते हैं। और ये अच्छा, अगेन ये मैं आपको बता दूं, ये मैं इतना तेजी से इसलिए जा रही हूँ कि इट्स एक्सपेक्टेड कि ये चीजें आपको पहले से मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो उनसे गो थ्रू कर लीजिए, या इनके हवाले से जो है वो काफी डिटेल्स आपको जो है वो डिफरेंट इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो आप लोग जरूर शेयर कर लीजिए और वो चीजें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे आएगा, एग्जाम के अंदर आएगा। मेजर टारगेट इन ग्रोथ फैक्टर्स का क्या है? मेजर टारगेट इन ग्रोथ फैक्टर्स का है वो ये है कि फाइनली जब जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एक्टिवेशन प्रोसेस था वो कर आके सेकेंड मैसेंजर्स बनने, और सेकेंड मैसेंजर्स बनने के बाद फाइनली आपको क्या चाहिए, एक अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की क्यों जरूरत है? इसका मतलब ये कि आपको कोई नया प्रोटीन बनवाना है, ठीक है जी। अब यूजुअली जो नया प्रोटीन जो बन रहा होता है वो किस काम के लिए बन रहा है? प्रोलिफरेशन के लिए बन रहा है। पहली चीज तो ये हो गई कि अगर तो सेल डिवीजन हो रही थी, पहले से ही हो रही थी, तो सेल डिवीजन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप किया जाएगा ताकि हीलिंग का प्रोसेस हो सके। या दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो स्टेबल सेल्स हैं जो अभी इस वक्त उसके अंदर आए हुए हैं, टाइट्स एक्टिविटी में आए हुए, उनके सेल्स की डिवीजन करा दें, वो पहले से स्टेबल सेल्स हैं, अब उनकी डिवीजन होने की जरूरत है। यूजुअली जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जिसकी जरूरत होती है वो प्रोटीन है जो आपकी इस सेल साइकिल को, जो हमने ऊपर बनाई थी, इस सेल साइकिल को दोबारा से रिज्यूम करा सके, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया, से फॉर एग्जांपल अभी हम इस वक्त इस सेल की बात कर रहे हैं, जो स्टेबल सेल है इसकी बात करें, इसकी सेल साइकिल रिज्यूम होने की जरूरत है। अच्छा, रिज्यूम चूंकि ये बहुत अरसे तक डोमिनेंट रहा था और उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज नहीं हो पाई थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी एक्टिविटी होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जगह जगह पे रुकेगी, अटकेगी, सेल साइकिल बीच में फंस जाएगी। उस पूरे प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। वो प्रोटीन ऐसा होगा जो धक्का देके, जैसे नहीं होता गाड़ी को धक्का देके चला दिया, जो गाड़ी बहुत अरसे से रुकी हुई है उसको चलाना, तो उसके लिए साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं यूजुअली, जो हमें जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ फैक्टर्स जो काम करवाते हैं, वो क्या करवाते हैं कि आपकी जो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करानी होती है। किसकी? साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन साइकिल से रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। और अभी हम बात कर रहे थे सेल साइकिल की। तो ये जो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं? दे आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबल सेल्स so that the cells smoothly undergo the process of cell cycle with the help of these cyclin proteins। तो पूरी जो कहानी बन रही है, हमारे जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो अगर अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी नीड cyclin protein for the process of cell cycle, ongoing cell cycle, या to start with a new cell cycle of the stable cell, ठीक है। साइक्लिन प्रोटीन हमारे पास दो तरह के होते हैं, C1, सॉरी गलत लिख दिया, C1 एंड C2। अच्छा, C1 जो है वो क्या करता है और C2 क्या करता है उसको हम बात कर लेते हैं। वापस कमिंग बैक टू आवर सेल साइकिल, जो C1 है उसका काम क्या है कि वो सेल को इस हालत में लेकर आ जाए कि सेल सिंथेसिस फेज में एंटर होने से पहले कंप्लीटली क्या कहना चाहिए कि एक्टिवेट हो जाए, ठीक है जी। सो its levels rise when the cell is entering the S phase। so basically जो साइक्लिन 1 है किस जगह काम कर रहा होता है? इस जगह काम कर रहा होता है।
तो दिस इज द पार्ट वेयर C1 एक्ट्स, यानी सेल जो है वो स्टेबल सेल जो है वो सेल साइकिल में आ गया, G1 फेज इसने अपना कंप्लीट कर लिया। G1 फेज कंप्लीट करने के बाद ये S फेज में जाने से पहले साइक्लिन प्रोटीन इसको हेल्प आउट करेगा और इसको प्रॉपर तरीके से S फेज के अंदर एंटर कर देगा। S फेज के करीब पहुंचते पहुंचते साइक्लिन प्रोटीन का काम खत्म हो जाता है, सो इट गेट्स डिग्रेडेड नियर, जस्ट नियर हियर, यहाँ पे आके ये इस जगह पे आके ये डिग्रेड कर जाता है। इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरा प्रोटीन है साइक्लिन, वो है साइक्लिन 2 प्रोटीन, यानी C2 प्रोटीन। अच्छा, ये क्या है? C2 फेज जो है ये इसको जो है G2 फेज से सेल को माइटोसिस में ले जाना और माइटोसिस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा देना, ये इसका काम है, इसका C2 का काम है। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स एट द मिडल ऑफ G2 फेज, ठीक है जी, एंड इट एंड्स टिल माइटोसिस। ये जगह है जहां पे C2 जो है प्रोटीन वो काम करता है, यानी साइक्लिन 2 काम करता है, और इट एंड्स एज द माइटोसिस एंड्स, यानी इस जगह पे आके ये एंड हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई चीज जो समझ में नहीं है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज।